तो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए। अब जो है हम लोग एक दूसरे तरीके की एनर्जी की बात करेंगे जिसको कि काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है ना। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण से आती है, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है उसके मोशन के कारण से आती है। तो इसका जो डिफिनीशन होता है, कहते हैं कि इट इज एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो इसका जो बॉडी का जो मोशन होता है उसके कारण से जो एनर्जी आती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। साथ में काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं, हाफ mv² की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वेयर m इज मास ऑफ the body and v is speed of the body। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बारे में हमने सीखा अभी। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसे वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए हुए जितने भी फोर्सेज हैं, सारे फोर्सेज का जो सम है वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है ना। तो ये कहता है कि सम ऑफ वर्क डन by all the forces acting on a body is equal to the change in kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब जितने भी फोर्सेज लग रहे हो, चाहे कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, ठीक है, स्यूडो फोर्सेज हो, सारे फोर्सेज का जो वर्क डन है उसका सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, इसके इक्वल होता है। तो मैथमेटिकली अगर लिखना हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जहाँ पर kf क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और ki इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। वेयर ki इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया और k फाइनल जो है ये बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि एक फिगर बनाया गया है। इस फिगर में एक स्प्रिंग से एक 2 kg का ब्लॉक अटैच किया गया। ठीक है, और इसको तब रिलीज किया गया जब स्प्रिंग जो था वो नेचुरल पोजीशन पर था, है ना। और जैसे ही रिलीज किया गया ये 10 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद ये ब्लॉक रुक गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। ये रफ सरफेस है तो हमें यहाँ पर म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इफ block
is released when spring is relaxed, block stops after traveling 10 centimeter along inclined plane. Then find coefficient of friction between the block and inclined plane। ठीक है, तो जैसा कि हमें कहा गया वर्क एनर्जी थ्योरम में कि जितने भी फोर्सेज लग रहे हों सारे फोर्सेज का वर्क डन निकालो, सबको ऐड करो और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। कुल मिलाकर के 4 फोर्सेज लग रहे हैं और इन सब का जो सम है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ग्रेविटी का वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उधर फोर्स का कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल देंगे तो 10/100 हो जाएगा। जो नॉर्मल फोर्स है उसका वर्क डन आएगा 0, क्योंकि नॉर्मल फोर्सेस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स का जो वर्क डन है वो इसलिए 0 है क्योंकि नॉर्मल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। ठीक, उसके बाद फ्रिक्शन का वर्क डन निकालेंगे। फ्रिक्शन का वर्क डन जो है वो निगेटिव में आएगा, माइनस म्यू mg इंटू कॉस थीटा। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया माइनस म्यू mg कॉस थीटा। ये तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो कि इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट हो गया 10/100। 10 सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस साइन इसलिए है क्योंकि फोर्स जो है वो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा, जो स्प्रिंग फोर्स है उसका वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करते हैं -k/2 फाइनल इलोंगेशन 10/100 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल है 0। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है, हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता करना है। तो चूंकि ये जो इनिशियली इसको रिलीज किया गया था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा 0 और फाइनली ये रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। तो इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखते हैं। तो मास क्वेश्चन में दिया गया है 2 kg, g का वैल्यू है 10 इंटू साइन 30 डिग्री 10/100 प्लस 0। ठीक है, तो ये हो गया माइनस म्यू का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। मास दिया गया है 2 kg, g का वैल्यू 10 cos 30 डिग्री इंटू 10/100 माइनस क्वेश्चन में k का वैल्यू देखेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 100 दिया गया है, तो रखेंगे 100/2 इंटू 10/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद
जो म्यू का वैल्यू है वो आ जाएगा 1/2√3। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने बताया गया था कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हो सबका वर्क डन निकालो, सबका सम निकालो और उसको चेंज काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर दो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और बढ़िया मेथड है। इस मेथड को हम लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक स्प्रिंग दिया गया है और एक ब्लॉक दिया गया है ना। तो ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, और आप देखेंगे कि इस स्प्रिंग के 3 पोजीशन दिखाए गए हैं। पहला ये जो पोजीशन है ये इसका नेचुरल पोजीशन है, मतलब कि इसमें कोई भी इलोंगेशन नहीं है, कोई भी कंप्रेशन नहीं है। ठीक, उसके बाद जो सेकंड पोजीशन दिखाया गया ये फर्स्ट पोजीशन हो गया और ये सेकंड पोजीशन हो गया। इसमें क्या किया गया है कि एक ब्लॉक को अटैच किया गया है इसके लोअर एंड से और उसको हाथ से रोक लिया गया है। ठीक है, और स्लोली हाथ को नीचे ले जाएंगे तो स्लोली हाथ को नीचे ले जाने से ब्लॉक भी नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन एक पोजीशन आएगा ये वाला पोजीशन, जब हाथ को नीचे ले जाएंगे तो हाथ चले जाएगा लेकिन ब्लॉक वहीं रुका रहेगा। तो ये जो पोजीशन है इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा कि नेट फोर्स जो है वो 0 हो गया, यानी इस पर नीचे लगने वाला फोर्स mg, और अगर इसमें इलोंगेशन है x0 तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा kx0। ठीक है, तो ये kx0 और ये mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पर, और इसलिए हम लोग हाथ को नीचे भी ले जाएंगे तो क्योंकि हाथ के फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो ये ब्लॉक वहीं पर रुक जाएगा। तो ये पोजीशन हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो थर्ड पोजीशन दिखाया गया है स्प्रिंग का और ब्लॉक का, उसमें क्या किया गया है कि इसी स्प्रिंग से यहाँ पर ब्लॉक को अटैच किया गया और अटैच करके हाथ का सपोर्ट हटा लिया गया। हाथ का सपोर्ट हटाते ही जो ब्लॉक है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे भागेगा। नीचे भागते भागते यहाँ पर आकर के ये रुकेगा, है ना, यहाँ पर आकर के ये रुकेगा, फिर वापस यहाँ से ऊपर की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, तो ये जहाँ से मुड़ेगा इस पोजीशन को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब कि इसके आगे अब ये नहीं जाएगा। और इस पोजीशन में क्या होगा कि इसमें जो इलोंगेशन है वो सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इसी मैक्सिमम इलोंगेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी मैक्सिमम इलोंगेशन फाइंड करना हो तो हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहिए या एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकेगा लेकिन यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ध्यान देना है। इक्विलिब्रियम का पोजीशन जो है वो ये है और यहाँ पर mg और kx0 इक्वल है ना। तो कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स mg इज इक्वल टू kx0। तो इक्विलिब्रियम में जो इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में वो हो जाएगा x0 इज इक्वल टू mg/k। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने में स्प्रिंग में जो इलोंगेशन हुआ वो हुआ x0, तो उसकी वैल्यू हम लोग बता सकते हैं कि mg/k हो जाएगा। ठीक है,
अब जो मैक्सिमम इलोंगेशन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो नेट फोर्स 0 नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ नेट फोर्स 0 है ही नहीं। यहाँ पर फोर्स जो है ऊपर की तरफ ज़्यादा लग रहा होगा। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये है, या तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं। ठीक है, तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, अभी जो थ्योरम हमने पढ़ा था उसी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम तो देखेंगे कि इसमें दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा स्प्रिंग फोर्स। तो लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटी का जो वर्क होगा ये कहलाएगा इनिशियल पोजीशन और ये जो है ये है फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ आने में ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg और डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के डायरेक्शन में x मैक्सिमम। ठीक है, तो इतना पॉजिटिव वर्क हुआ। उसके बाद स्प्रिंग का जो वर्क डन है जो हमने कैलकुलेट किया था इसी चैप्टर में, वह था -k/2 फाइनल इलोंगेशन। तो फाइनल इलोंगेशन जो होगा वो x मैक्सिमम होगा और इनिशियल था 0, क्योंकि इसको यहाँ से छोड़ा गया है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें मेंशन कर देते हैं इफ ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम नेचुरल पोजीशन, नेचुरल पोजीशन से छोड़ा गया है तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा। तो इनिशियल इलोंगेशन होगा 0 और फाइनल इलोंगेशन होगा x मैक्सिमम। ठीक, चूंकि फाइनली ये रुक जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी यहाँ से ये रुकेगा, यहाँ से मुड़ेगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी 0, है ना। और इनिशियली भी 0 थी, क्योंकि इनिशियली रिलीज किया गया था नेचुरल पोजीशन से। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो आएगा mg इंटू एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू k इंटू एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x मैक्सिमम की जो वैल्यू आई वो हो गई 2mg/k। और ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो इलोंगेशन था उसका डबल है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में इलोंगेशन कितना आया था, mg/k x0, और उसका ये डबल है, ये है 2mg/k। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जितना भी इलोंगेशन होगा, ये जो इलोंगेशन है उसका ये डबल है। ठीक है, अच्छा, अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं जो इसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में हमें एक ब्लॉक दिया गया है जो कि रेस्ट पर है और एक छोटा सा पार्टिकल दिया गया है। ठीक है, अब ये कहा गया यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसमें एक ऐसा स्प्रिंग जुड़ा हुआ है जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट है k। तो हमसे पूछा गया कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मास स्मॉल m किसका मास है, इस पार्टिकल का, सो दैट ब्लॉक कैन बी रेज्ड, है ना। मिनिमम मास की वैल्यू बतानी है जिससे कि ब्लॉक को ऊपर उठाया जा सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मास है, इस मास से इस स्प्रिंग में हम लोग मैक्सिमम इलोंगेशन कितना करा सकते हैं, है ना। वो जितना बड़ा इलोंगेशन कराएंगे उतना ही आसानी होगा इस ब्लॉक को उठाने में, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि अगर इसको ऊपर ले जाकर, ऊपर मतलब वहाँ पर जब स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन पर हो, वहाँ से ले जाकर के इस ब्लॉक को छोड़ दिया जाए, है ना, तो क्या होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2
mg/k इतना नीचे आ सकता है, ठीक है, वहाँ से वो मुड़ जाएगा, जैसा कि पिछले केस में हमने पढ़ा। यानी ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में जो मैक्सिमम इलोंगेशन हो सकता है वो हो सकता है 2mg/k इस ऑब्जेक्ट से, इस पार्टिकल से, ठीक है। अगर ये इलोंगेशन जो है, इस इलोंगेशन के कारण से जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर, वो हो जाएगा k इंटू 2mg/k, ठीक है। ये मतलब कि मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स हो गया। और ये स्प्रिंग फोर्स अगर इस ब्लॉक के वेट mg के इक्वल हो जाए तो ये ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स है जो कि 2mg आ रहा है, यहाँ से k कैंसिल हो गया, तो अगर ये कैपिटल mg के इक्वल हो जाए, यानी इस ब्लॉक के वेट के इक्वल हो जाए, तो ये ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा। और इसलिए यहाँ से स्मॉल m का वैल्यू आएगा कैपिटल M/2। यानी ये जो ब्लॉक है इसका आधा मास अगर इसके पास हो तो इस ब्लॉक को ऊपर उठाया जा सकता है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम पर नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक व्हीकल दिया गया है जिसके रूफ से एक m मास का बॉल लटकाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये m मास का बॉल है जिसको l लेंथ के एक स्ट्रिंग से लटकाया गया है। अब इस व्हीकल है, इस व्हीकल को किसी एक्सेलरेशन a से जैसे ही मूव कराया जाता है तो जो स्ट्रिंग है वो डिफ्लेक्ट होता है। तो हमें पता करना है कि इस स्ट्रिंग का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो इसमें देखेंगे कि पहले वर्टिकल था स्ट्रिंग, और जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, मान लेते हैं थीटा से डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये इस पोजीशन पर आ गया, यहाँ से ये चलते हुए पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो हमें इस स्ट्रिंग में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग when vehicle starts moving with acceleration a, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, है ना, कि ये जो बॉल है वो पहले यहाँ था और जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस केस में मान लेते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है उस डिफ्लेक्शन का वैल्यू है थीटा, है ना, ये थीटा है। तो अब इसमें देखेंगे कि इस पर दो तरह के फोर्सेज लगेंगे, एक नीचे आएगा mg और एक स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स लगेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम लोग व्हीकल के रेस्पेक्ट में बात करें तो व्हीकल जो है वो खुद ही नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, क्योंकि ये खुद ए एक्सेलरेशन से जा रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो उसके रेस्पेक्ट में जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, वो स्यूडो फोर्स आएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब ये थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एल साइन थीटा, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एल साइन थीटा, और ये जो है ना इसमें से ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जबकि टोटल लेंथ है एल, तो ये पार्ट हो जाएगा एल माइनस एल
कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें mg और स्यूडो फोर्स दोनों का वर्क निकालना पड़ेगा। वैसे तो एक टेंशन फोर्स भी है, लेकिन टेंशन का वर्क डन 0 होगा, क्योंकि हर इंस्टेंट पर जो टेंशन है वो रेडियल डायरेक्शन में है ना। टेंशन फोर्स रेडियल डायरेक्शन में है, जबकि डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो रहा है। तो टेंशन हमेशा परपेंडिकुलर है इस डिस्प्लेसमेंट के हर इंस्टेंट पर, इसलिए टेंशन का वर्क डन होगा 0। तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया जाए तो लिख सकते हैं वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये इक्वेशन हमने लिखा बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो टेंशन का वर्क डन हो गया 0, क्योंकि टेंशन फोर्स हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकालना हो तो लिखेंगे mg इंटू, देखेंगे mg नीचे लग रहा है और ये जो बॉल है ऊपर की तरफ गया है, कितना, इतना l माइनस एल कॉस थीटा। तो l माइनस एल कॉस थीटा इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और जो डिस्प्लेसमेंट है चूंकि फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर माइनस साइन लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्यूडो फोर्स का वर्क डन निकालना हो तो स्यूडो फोर्स जो ma है वो लग रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और इस बॉल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो भी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है। तो पॉजिटिव वर्क होगा, फोर्स है ma इंटू डिस्प्लेसमेंट है l साइन थीटा इज इक्वल टू, चूंकि हम लोग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि यहाँ जाकर के ये रुक गया होगा बॉल। ठीक है, और यहाँ भी स्टेशनरी था शुरू में, जब चलना स्टार्ट किया था व्हीकल ने तो ये स्टेशनरी था बॉल, और फाइनली यहाँ पे जाकर रुक जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे 0 और इनिशियल भी 0। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको लिखा जाएगा माइनस mg इंटू एल, 1 माइनस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस MAL, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से आप देखेंगे कि कुछ टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे m और l ये कैंसिल हो गए, एक साइन थीटा बाई 2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक 2 टर्म जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा इधर माइनस g साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस a कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि tan थीटा बाई 2 जो होगा वो आ जाएगा a बाई जी के इक्वल, यानी थीटा बाई 2 हो जाएगा tan इनवर्स a बाई जी के इक्वल। तो थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स a बाई जी। तो कुल मिलाकर के इतना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, यहाँ पर आप एक बात खास ध्यान देंगे कि ये जो ब्लॉक है अगर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालें तो ये भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का आधा आएगा, है ना। चाहे तो एक छोटा सा फिगर बना करके हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसे देखें कि पहले ये जो स्ट्रिंग था वर्टिकल था, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फाई एंगल है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा कि नीचे लगेगा mg और इधर आ रहा है स्यूडो फोर्स और इधर है टेंशन। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, तो टेंशन का कंपोनेंट ऊपर आएगा T
कॉस फाई, इधर आएगा टी साइन फाई। तो इक्विलिब्रियम में लिख सकते हैं टी साइन फाई इज इक्वल टू एम ए और टी कॉस फाई इज इक्वल टू एम जी, यानी कि tan फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे ऊपर वाले को नीचे से, तो आ जाएगा a बाई जी, यानी फाई जो होगा ये होगा tan इनवर्स a बाई जी। ठीक है, तो देखेंगे कि ये जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पर हमने नेट फोर्स 0 किया है, तो नेट फोर्स 0 करने पर आ रहा है tan इनवर्स a बाई जी, और जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो उसका डबल आ रहा है। tan इनवर्स a बाई जी तो है ही, साथ में ये 2 एक फैक्टर लगा हुआ है। ठीक, तो जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में आया था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो था उसका जस्ट डबल था मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में, उसी तरह से इसमें भी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो डिफ्लेक्शन है उसका जस्ट डबल है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में 2 ब्लॉक दिए गए हैं हमें। जो लोअर ब्लॉक है इसका मास है 2 kg और अपर ब्लॉक है 4 kg, जो कि एक रफ सरफेस पर रखा गया है। ये जो 2 kg का ब्लॉक है इसको रेस्ट से रिलीज किया जाता है, और जब ये ब्लॉक 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे की तरफ आता है, यहाँ से 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ आता है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 4 kg ब्लॉक और रफ सरफेस के बीच में, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन ये है कि when system is released from rest, the block of mass 2 kg acquires a velocity of 3 meter per second after traveling a distance of 2 meter. Find coefficient of kinetic friction between 4 kg block and horizontal रफ सरफेस। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट रिलेशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखेंगे कि जब ये 2 मीटर नीचे गया होगा तो ये 4 kg वाला जो ब्लॉक है ये 4 मीटर गया होगा कांस्टेंट रिलेशन के हिसाब से, है ना, क्योंकि यहाँ पर टेंशन T है तो यहाँ पर टेंशन 2T है, जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था। टेंशन मेथड या डिस्प्लेसमेंट मेथड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो 2 kg का ब्लॉक है ये 2 मीटर ट्रेवल करेगा, तो 4 kg वाला ब्लॉक 4 मीटर ट्रेवल करेगा, और जब ये 2 kg का ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी एक्वायर करेगा, तो 4 kg वाला जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, जिसको कि 6 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं, है ना।
तो अब जो है इसमें हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें कई सारे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर साथ में टेंशन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स है। तो कुल मिलाकर के ये 4 फोर्सेज लग रहे हैं। सारे फोर्सेज का जो वर्क डन है उसका सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेविटी जो है ये सिर्फ 2 kg वाले ब्लॉक पर ही वर्क करेगा, क्योंकि 4 kg वाला ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रैवल ही नहीं कर रहा है। तो ग्रेविटी का वर्क डन इस पर निकालेंगे तो आएगा mg इंटू mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, तो mgh इतना वर्क किया होगा। वर्क डन बाय टेंशन जो है वो कुल मिलाकर के 0 हो जाएगा। 0 इसलिए होगा कि देखेंगे कि ये जो 2 kg का ब्लॉक है इस पर टेंशन फोर्स है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट है नीचे 2t, तो इस पर नेगेटिव वर्क होगा -2t इंटू 2, है ना। टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स के, इसलिए नेगेटिव साइन है। ठीक है, प्लस अब टेंशन फोर्स जो 4 kg का ब्लॉक है इस पर भी वर्क कर रहा होगा, यहाँ पर टेंशन T आएगा। तो देखेंगे कि इस पर टेंशन T है और डिस्प्लेसमेंट इसका 4 मीटर है टेंशन के डायरेक्शन में ही, तो उस पर वर्क होगा T इंटू 4। ठीक है, ये टेंशन का टोटल वर्क हो गया दोनों ब्लॉक को मिला करके। देखेंगे कि ये 0 हो जाएगा, ये -4t आएगा, ये +4t आएगा। ठीक, प्लस नॉर्मल का जो वर्क डन है वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल लग रहा होगा वो लग रहा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, जबकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। उसके बाद फ्रिक्शन का वर्क डन निकालेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ इस 4 kg वाले ब्लॉक पर वर्क करेगा। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इंटू mg, इतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4 मीटर फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव वर्क होगा। पहले लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट 4, इस पर कोई फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये तो हवा में है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है आप लिखेंगे, तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और इसकी भी लिखेंगे हाफ m इंटू ये v का स्क्वायर। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी हमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं हाफ 2 kg वाला जो ब्लॉक है उसका मास m 2 kg और वेलोसिटी है उसका 3। ठीक है, उसके बाद 4 kg वाला जो ब्लॉक है हाफ मास रखेंगे 4 और वेलोसिटी है 6 का स्क्वायर। ठीक, और इनिशियल ये तो हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था 0, क्योंकि इनिशियली कहा गया है कि रेस्ट से रिलीज किया गया था, है ना। तो अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो ये और ये तो मिलकर के 0 हो गया, तो देखेंगे ये वाला टर्म आएगा 4g माइनस ये हो जाएगा -16 μg इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 कैंसिल, तो 9 प्लस 36 इंटू 2। तो यहाँ से हम लोग म्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आएगा 0.245। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक कर्व सरफेस दिया गया है जिसमें कि सिर्फ 3 मीटर लेंथ का हॉरिजॉन्टल पार्ट है ना। ये जो लेंथ है 3 मीटर लेंथ का वो हॉरिजॉन्टल है, उसके अलावा बाकी जो है ये कर्व सरफेस है। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल पार्ट है और यही पार्ट रफ भी है जहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। बाकी जो है ये जो कर्ड पाथ है ये स्मूथ है, ये जो कर्ड पाथ है ये भी स्मूथ है। ठीक, यहाँ पर एक ब्लॉक दिया गया है जिसको कि पहले 1.5 मीटर के हाइट से रिलीज किया गया है ना। तो हमें पता करना है कि ये ब्लॉक जो है फाइनली कहाँ पर आकर के रुकेगा, है ना। तो इसको कह सकते हैं कि ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट from the position shown in figure। हमें पता करना है find the position on the surface where it will stop। ठीक, इसमें ध्यान रखना है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल पार्ट ही रफ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके पता करेंगे कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट जो है, कितना डिस्टेंस तक ये ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जब ये नीचे आएगा, है ना, तो इसकी एनर्जी यहाँ तक, काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक बढ़ रही होगी, है ना। कहीं भी इसकी काइनेटिक एनर्जी या यूँ कहें कहीं भी इसकी टोटल एनर्जी लॉस नहीं होगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल पार्ट को छोड़ करके। इसी हॉरिजॉन्टल पार्ट पर इसकी एनर्जी लॉस होनी है, कर्ड पाथ पर कहीं भी इसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी क्योंकि उधर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा कर सकते हैं कि इस पर मेनली 3 फोर्स हैं वैसे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स। सबका वर्क डन का सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो यूँ कहा जा सकता है कि चूंकि जो निगेटिव वर्क होगा, जो एनर्जी का लॉस होगा, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल पार्ट पर होना है, तो ये ब्लॉक कहीं ना कहीं आकर के इसी हॉरिजॉन्टल पार्ट पर रुकेगा। हॉरिजॉन्टल पार्ट पर रुकेगा तो ग्रेविटी का जो वर्क है वो कितना होगा, तो लिखेंगे mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आकर के रुका तो इसका मतलब ये हुआ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ठीक है, ये हो गया। नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा, चाहे कर्व पाथ हो या हॉरिजॉन्टल पार्ट, दोनों में ही जो है नॉर्मल फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए नॉर्मल का कोई भी वर्क नहीं आएगा। फ्रिक्शन का वर्क डन लिखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू mg इंटू, मान लेते हैं कि x डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकता है, तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा जो कि हॉरिजॉन्टल पार्ट है, तो हॉरिजॉन्टल पार्ट पर फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ म्यू इंटू mg के इक्वल आएगा, क्योंकि जो नॉर्मल है वो mg के इक्वल आएगा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया हमने, और चूंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसलिए निगेटिव वर्क आएगा। फाइनली इसको रुक जाना है और इनिशियली भी रेस्ट से छोड़ा गया है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये mg और ये mg कैंसिल हो जाएगा और x का जो वैल्यू आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 0.2। म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में 0.2 दिया गया है, तो वैल्यू रखा हमने, तो ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 7.5 मीटर। ठीक, अब ये जो x डिस्टेंस है ये सारा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल पार्ट का है, क्योंकि जो कर्व सरफेस है, जो इंक्लाइंड सरफेस है, इधर कोई एनर्जी लॉस नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये कहेंगे
कि 7.5 मीटर इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चलना है, जबकि देख सकते हैं कि लेंथ सिर्फ 3 मीटर का है। तो होगा ऐसा कि जब ये यहाँ से चलेगा तो इसके पास यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी आएगी तो फिर ये यहाँ से यहाँ 3 मीटर चलेगा। 3 मीटर चलने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन ने कुछ वर्क किया होगा। तो फिर ये कुछ ऊपर जाएगा, है ना। वो इनिशियल हाइट के जितना 1.5 मीटर ऊपर नहीं जाएगा, कुछ कम जाएगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी घट गई है। फिर वहाँ से ये मुड़ करके वापस आएगा। जब वापस आएगा तो उसके पास फिर उतनी ही एनर्जी बची होगी जितनी यहाँ से ऊपर जाते टाइम में थी, क्योंकि इधर एनर्जी कहीं लॉस होना नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर से 3 मीटर चलेगा इधर, है ना। तो टोटल कुल मिला करके 6 मीटर ट्रेवल कर लिया इसने। अभी भी कुछ एनर्जी बची होगी तो थोड़ा सा और इधर जाएगा, है ना, लेकिन फिर वापस आएगा, क्योंकि इधर एनर्जी लॉस होनी नहीं है। जब वापस यहाँ आएगा तो उतनी एनर्जी फिर से बची होगी जितनी यहाँ से इधर अभी जाते टाइम में थी। तो क्या होगा कि यहाँ से फिर से ये 1.5 मीटर चलेगा, क्योंकि टोटल उसको 7.5 मीटर चलना है। 3 मीटर 3 मीटर 6 मीटर पहले से उसने चल लिया था, 1.5 मीटर और चलेगा तो कुल मिलाकर के 7.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो उसकी सारी एनर्जी जो है फ्रिक्शन के निगेटिव वर्क के कारण से लॉस हो जाएगी, और ये यहाँ से 1.5 मीटर चलने के बाद रुक जाएगा। तो 1.5 मीटर चलने पर वो एग्जैक्टली इस हॉरिजॉन्टल पार्ट के मिडिल में होगा। तो यूँ कह सकते हैं, सो ब्लॉक विल स्टॉप एट मिड पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल पार्ट। हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है उसके सरफेस का उसके मिड पॉइंट पर आकर के ये रुक जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में एक इंक्लाइन प्लेन है जिसके की टॉप मोस्ट पॉइंट से 2 kg का ब्लॉक रिलीज किया जाता है। नीचे एक स्प्रिंग है जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है 120 न्यूटन पर मीटर। प्लेन का इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। जहाँ से ब्लॉक रिलीज किया जाता है इस पॉइंट और स्प्रिंग का जो नेचुरल पोजीशन है इसके बीच में जो सेपरेशन है वो है 1 मीटर। तो हमें पता करना है कि जब ब्लॉक को रिलीज किया जाएगा तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, है ना। वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो देखेंगे कि इस प्रॉब्लम में जो ब्लॉक है उस पर कुल मिलाकर के इस पर 3 फोर्सेज लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा है नॉर्मल फोर्स और तीसरा है स्प्रिंग फोर्स। तो ये सारे फोर्सेज का जो सम है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा अगर मान लिया जाए कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन है x, यहाँ से x है, तो ब्लॉक इस पोजीशन से चल करके इस पोजीशन तक यहाँ तक आएगा। तो कुल मिलाकर के प्लेन के एलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वो हो जाएगा 1 मीटर प्लस x मीटर, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट होगा mg sin 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स, और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 1 प्लस x मीटर। नॉर्मल का वर्क डन 0 होता है,
नॉर्मल का वर्क डन तब तक 0 होता है जब नॉर्मल अप्लाई करने वाला जो सरफेस है, जैसे यहाँ इंक्लाइन वाल है, अगर ये जब तक चलेगा नहीं तब तक नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0 ही रहेगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है डिस्प्ले ये वेलोसिटी के। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स का वर्क डन हो गया 0। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालना हो तो लिखते हैं -k/2 फाइनल कंप्रेशन x² और इनिशियल था 0। ठीक है, फाइनली चूंकि मैक्सिमम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो फाइनली ब्लॉक रुक जाएगा और इनिशियली वहाँ से रिलीज किया गया था, तो इनिशियली भी 0 था। तो मास का जो वैल्यू है वो है 2 kg, g है 10, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आएगा 1/2, 1 + x माइनस जो k है स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू हमें दिया गया 120 न्यूटन पर मीटर, है ना। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि 120 डिवाइडेड बाई 2 x² = 0। तो इसमें से 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 + 10x माइनस 60x² = 0। तो अल्टीमेटली ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया ये होगा 6x² माइनस x माइनस 1 = 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना हो तो इस तरह से हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ से इसमें अगर 3x कॉमन ले लिया जाए तो आएगा 2x माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 = 0। तो ये जो फैक्टर्स आएंगे 3x + 1, 2x माइनस 1 = 0, इनको सोल्व करने से x के दो वैल्यू जाएंगे, एक तो पॉजिटिव आएगा और दूसरा निगेटिव आएगा। तो निगेटिव आंसर हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कंपैरिजन होगा। ठीक है, सो मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज 1/2 मीटर। ठीक।